नमस्कार। पिछले हफ्ते भारतीय राज व्यवस्था में आप कह सकते हैं एक जबरदस्त हलचल देखने को मिली। बिल्कुल। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच शक्तियों के संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई, तो दूसरी तरफ आजादी के बाद के सबसे बड़े श्रम सुधार लागू हो गए। हाँ, ये हफ्ता एक तरह से विरोधाभासों का हफ्ता रहा है। आज हम इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत एक तरफ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है, बड़ी बड़ी पहल कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भुखमरी और डिजिटल असमानता जैसी बुनियादी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। शासन, पड़ोस और समाज की इन परतों को एक एक तर्क खोलते हैं और समझते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से इनके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उस टकराव की जो सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच खड़ा हो गया है। अदालत ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई हिस्सों को रद्द कर दिया है। सुनने में ये बहुत तकनीकी लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। गहरा है, बिल्कुल। अदालत का कहना है कि ये कानून न्यायिक स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल। यहाँ अदालत ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है विधायी ओवरराइड। अच्छा। इसे आसान भाषा में समझें तो ऐसा लगता है मानो अदालत कोई फैसला सुनाए और संसद एक नया कानून बनाकर उस फैसले को ही पलट दे। हो। न्यायपालिका इसे अपनी आजादी पर सीधे हमले की तरह देखती है। अदालत का मानना है कि सरकार इन ट्रिब्यूनलों में अपनी पसंद के लोगों को बिठाकर न्यायपालिका के काम में दखल दे रही थी। एक मिनट, यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समझना जरूरी है। क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और आसान बना सकती हैं? जरूर। देखिए, हमारे संविधान ने सरकार के 3 अंग बनाए हैं। विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी सरकार जो उसे लागू करती है, और न्यायपालिका यानी अदालतें जो उनकी समीक्षा करती हैं। शक्ति पृथक्करण का सीधा सा मतलब है कि ये तीनों अंग एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें, अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करें। अच्छा, इस मामले में अदालत को लगा कि सरकार कानून के जरिए जजों की नियुक्ति और कार्यकाल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जो सीधे सीधे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। तो इस दखल को रोकने के लिए अदालत ने क्या रास्ता सुझाया? अदालत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार को 4 महीने के अंदर एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग यानी एनटीसी बनाने का निर्देश दिया है। एनटीसी? हाँ, ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जो इन सभी ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति से लेकर उनके कामकाज तक हर चीज की निगरानी करेगी। मतलब सरकार का प्रभाव कम करने के लिए? बिल्कुल। इसका मकसद ही है ट्रिब्यूनलों को सरकार के प्रभाव से मुक्त रखना, ताकि वे निष्पक्ष होकर काम कर सके। शासन व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर, मतलब GS2 में यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। और शासन में ही एक और बहुत बड़ा बदलाव 21 नवंबर से लागू हुआ 4 नई श्रम संहिताएं। हाँ, ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। कहा जा रहा है कि ये 29 पुराने और उलझे हुए कानूनों की जगह लेंगे। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार है। हाँ, और ये सुधार एक दोधारी तलवार की तरह है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। एक तरफ सोचिए, एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक के लिए अब 29 अलग अलग कानूनों के जाल से निकलकर बस 4 कोड्स का पालन करना कितना आसान हो जाएगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वाकई बढ़ावा देगा। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर के लिए अब हड़ताल पर जाना लगभग नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि उसकी शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं। यही तो असल तनाव है, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मजदूरों के अधिकार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इसमें एक इंस्पेक्टर सह सुविधाकर्ता की भी बात कही गई है। क्या ये इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का महज एक फैंसी नाम है, या जमीन पर एक फैक्ट्री वर्कर के लिए सच में कुछ बदलेगा? सवाल बहुत वाजिब है। कागज पर तो इसका उद्देश्य इंस्पेक्टर को एक जांच अधिकारी की जगह एक सलाहकार के रूप में दिखाना है जो कंपनियों की मदद करें। लेकिन असली परीक्षा तो इसके लागू होने पर होगी। क्या ये वाकई भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को कम करेगा, या फिर ये बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा? इन संहिताओं की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये उद्योगों के विकास और देश के 40 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूरों के कल्याण के बीच संतुलन कैसे साधती हैं। और इसी बीच न्यायपालिका में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है, जो न्यायिक प्रणाली में निरंतरता का प्रतीक है। और जब देश के अंदर संस्थाएं इस तरह के तनाव से गुजर रही हों, तो ये देखना और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुआ है उसका असर सीधा हमारी सुरक्षा पर पड़ता है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपने संविधान में 27वां संशोधन किया है और इससे वहां की सेना को अभूतपूर्व शक्तियां मिल गई हैं। अभूतपूर्व? हाँ, एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF का नया पद बनाया गया है, जो हमेशा सेना प्रमुख के पास रहेगा। इतना ही नहीं, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जीवन भर के लिए कानूनी सुरक्षा दे दी गई है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि सेना प्रमुख अब देश की चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। क्या ये एक तरह का संवैधानिक तख्तापलट नहीं है? इसे कई विश्लेषक संवैधानिक तख्तापलट ही कह रहे हैं। जब किसी देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सेना का नियंत्रण इतना बढ़ जाता है, तो यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इससे कट्टरपंथी और आक्रामक नीतियों को बढ़ावा मिलने की आशंका बढ़ जाती है। हमारी पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता बढ़ सकती है और परमाणु सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तो GS2 में भारत पड़ोसी संबंधों के लिहाज से ये एक बेहद गंभीर घटनाक्रम है। बहुत गंभीर। तो एक तरफ पड़ोस में ये चिंताजनक हालात हैं और दूसरी तरफ भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना की ऐतिहासिक यात्रा की। और ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली बोत्सवाना यात्रा है। पहली यात्रा? और ये यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक दौरा नहीं थी। इसके ठोस नतीजे निकले हैं, जैसे एक फार्माकोपिया समझौता हुआ। इसका मतलब क्या हुआ आम लोगों के लिए? इसका सीधा मतलब है कि बोत्सवाना अब भारतीय दवाइयों के स्टैंडर्ड्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा। इससे हमारी सस्ती और असरदार दवाइयां वहां के बाजार में बिना किसी रुकावट के पहुंच सकेंगी। अच्छा, तो ये वहां के आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। बहुत बड़ी राहत। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों का दान भी हुआ। ये भारत की सॉफ्ट पावर और वन्यजीव संरक्षण कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। निश्चित रूप से ये यात्रा दिखाती है कि भारत अफ्रीका साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, जो कि करीब $500 मिलियन का है, बल्कि स्वास्थ्य, संरक्षण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है। और वैश्विक नेतृत्व की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो अफ्रीका में आयोजित पहला G20 समिट था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सही। और यहाँ भारत ने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बल्कि एजेंडा सेट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। उनमें से एक है क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब लिथियम और कोबाल्ट जैसी चीजें? बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ व्यापार नहीं है। इसका मतलब है भविष्य की तकनीक पर नियंत्रण। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक में लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स तक में लगती हैं, और इन पर अभी चीन का लगभग एकाधिकार है। तो भारत की ये पहल उस एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। ये एक वैकल्पिक भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने की वैश्विक कोशिश है। ये दिखाता है कि G20 की अध्यक्षता खत्म होने के बाद भी भारत ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी भूमिका को लेकर कितना गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ये सभी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर भविष्य की तकनीक और सप्लाई चेन की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ देश के अंदर की कुछ रिपोर्टें हमें जमीनी हकीकत का आईना दिखाती हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। अच्छा। WHO की ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच भारत में TB के मामलों में 21% की गिरावट आई है। यह वैश्विक औसत से लगभग 2 गुनी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़े वाकई शानदार है। मतलब प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान जैसी पहलों का असर दिख रहा है। लेकिन क्या हम सिर्फ सरकारी अभियानों को ही इसका श्रेय दे सकते हैं, या इसमें प्राइवेट सेक्टर और NGOs की भी कोई बड़ी भूमिका रही है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस सफलता में सरकार के साथ साथ निजी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और जमीन पर काम कर रहे हजारों NGOs का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। उपचार का कवरेज 53% से बढ़कर 92% तक पहुंच गया है, जो बिना सामूहिक प्रयास के संभव नहीं था। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है।
आज भी दुनिया के 25% टीबी मरीज भारत में हैं और हम 2025 तक टीबी को खत्म करने का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। सफर अभी बाकी है। और जहां टीवी पर कुछ राहत है, वहीं भुखमरी की खबर बेहद चिंताजनक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। हाँ, हमारा स्कोर 25.8 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो है बाल वेस्टिंग का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत कम है। ये तीव्र कुपोषण का संकेत है और इस मामले में भारत की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 18%। दुनिया में सबसे ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ गोदामों में अनाज भरना नहीं है। जब तक हर बच्चे तक पोषण, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचती, तब तक की समस्या बनी रहेगी। और ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 जीरो हंगर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हम 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश की एक बड़ी आबादी के लिए स्मार्टफोन पर एक वीडियो देखना भी एक लग्जरी है। ये खाई कितनी बड़ी है? ये खाई बहुत गहरी है और MOSPI की हालिया रिपोर्ट इसके सबूत पेश करती है। क्या कहती रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी ST में लगभग 90% और अनुसूचित जाति SC में 87% लोगों में ICT मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े कौशल की कमी है। 90%? हाँ, और ये सिर्फ कौशल की कमी नहीं है, ये अवसरों की असमानता है। बिल्कुल। जब देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से केवल 6.8% के पास इंटरनेट वाला कंप्यूटर है, जबकि सबसे अमीर 20% में ये आंकड़ा 66.3% है। जमीन आसमान का फर्क है। तो ये साफ दिखाता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ कुछ ही लोगों तक सिमटकर रह गया है। ये डिजिटल डिवाइड सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसरों और ग्रामीण उत्पादकता पर असर डालता है। डिजिटल इंडिया का सपना तब तक अधूरा है जब तक ये डिजिटल खाई भरी नहीं जाती। तो आज की हमारी चर्चा का लब्बो-लुबाब क्या है? एक तरफ संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं। अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए दशकों पुराने कानून बदले जा रहे हैं और वैश्विक मंच पर भारत एक नई भूमिका में उभर रहा है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ भूखमरी, कुपोषण और डिजिटल असमानता जैसी जमीनी सच्चाइयां हमें याद दिलाती हैं कि सफर अभी बहुत लंबा है। हाँ, हमने आज कई सुधारों और रिपोर्टों पर चर्चा की, श्रम संहिता से लेकर टीबी उन्मूलन और डिजिटल इंडिया तक। यहाँ एक भावी सिविल सेवक के लिए सोचने वाली बात यह है कि इन सभी योजनाओं और सुधारों के सफल कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अच्छा सवाल है। क्या ये वित्तीय संसाधनों की कमी है, प्रशासनिक क्षमता की कमी है, या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जमीन पर इस नीति और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने में एक अधिकारी के तौर पर क्या भूमिका निभाई जा सकती है?